Now let's see 54B, the second in the list of exemptions. अब 54 में आपको लॉजिक समझ में आ गया है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम कैसे होता है और उसमें डिपॉजिट कब करना है, और डिपॉजिट करना है उसके बाद कितने टाइम में यूज कर लेना है, नहीं यूज किया तो क्या होता है, और नए एसेट का लॉक इन पीरियड क्या होता है, और अगर लॉक इन पीरियड के अंदर उसको बेच दिया तो क्या होता है। करेक्ट। तो वो सारे लॉजिक्स जो हमने 54 में देखे वो सेम टू सेम 54B में एप्लीकेबल है। सिर्फ यहां एसेट जो हम बेच रहे हैं वो अलग है, और एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए जो नया एसेट हमें परचेज करना है वो भी अलग है। सो लेट्स सी, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, यानी एग्रीकल्चरल लैंड का यहां पर सेल है, और करना क्या है, न्यू एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्टमेंट करने का है। जमीन बेचो, जमीन खरीदो, सिंपल। असेसी कौन है, देखो, इंडिविजुअल और एचयूएफ, सेम एज 54। नेचर ऑफ एसेट ट्रांसफर्ड, land used for agricultural purposes by the individual himself or by any of his parents or by HUF for at least 2 years preceding the date of transfer. क्या बेचना है, लैंड। कौन सा लैंड, जो एग्रीकल्चर के लिए यूज हुआ हो। किसने किया है यूज, इंडिविजुअल ने खुद ने, या उसके पेरेंट्स ने, या तो आप या आपके पेरेंट्स, आप कौन, असेसी या उसके पेरेंट्स, या एचयूएफ के केस में एचयूएफ ने। कितने साल का मिनिमम यूज होना चाहिए, 2 इयर्स। 2 इयर्स का मिनिमम यूसेज रिक्वायर्ड है। ओनरशिप कितना है वो नहीं लिखा है, यूसेज लिखा है। यू हैव टू यूज इट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 इयर्स प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये यूज होना चाहिए 2 साल के लिए, एटलीस्ट 2 इयर्स। अब एक सवाल पूछता हूं, 2 सवाल, कि ये जो लैंड है ये कौन सा लैंड है, रूरल है कि अर्बन है। इज दिस अर्बन लैंड और रूरल, या कोई भी, दोनों चलेंगे, कौन सा है बताओ। दिस इज अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। क्यों, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं होता। सेक्शन 214 definition of capital asset, rural agricultural land is not a capital asset. If it is not a capital asset, there will be no capital gain. If there is no capital gain, you don't have to claim any exemption. तो एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो, इसका मतलब ही ये लैंड कौन सा है, अर्बन। पहला सवाल। दूसरा सवाल, कि आपने वॉलंटरीली बेचा है तो एग्जेम्पशन मिलेगा, या कंपल्सरीली एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट है तो एग्जेम्पशन मिलेगा, या दोनों केस में ले सकते हो। वॉलेंटरी सेल में ही ये एग्जेम्पशन लेने का है। अगर कंपल्सरी एक्विजिशन है तो फिर ऑटोमेटिक एग्जेम्पशन हो जाता है सेक्शन 1037 के अंदर। याद है, सेक्शन 10 सब यानी क्लॉज 37 में वो एग्जेम्प्ट हो जाता है अगर ये कंपल्सरीली एक्वायर्ड है तो कंपल्सरी एक्विजिशन का 1037 में एग्जेम्पशन है, और वॉलंटरीली अगर हम ट्रांसफर करेंगे अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड तो फिर हमें यहां पर एग्जेम्पशन मिल सकता है बेस्ड अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर 1037 और सेक्शन 54B में। 1037 इज क्या बोलेंगे उसको, मैंडेटरी। सेक्शन 10 के जो एग्जेम्पशन है वो मैंडेटरी होते हैं, उसको क्लेम करना नहीं करना आपके हाथ में नहीं होता। It is not up to you to claim or not to claim. It is there. It is automatic. Section 10 exemptions are automatic. लेकिन ये 54B जो है ये अपने हाथ में है कि हम लेना चाहे तो ले, ना तो ना ले। तो मेन डिफरेंस जो आता है वो आता है लॉस के केस में। याद है 1037 मैंने आपको समझाया था, उसमें बोला था ना कि अगर लॉस आया, रूरल अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अगर गवर्नमेंट टेक ओवर करता है और कॉम्पनसेशन बहुत कम देता है तो लॉस भी आ सकता है। लॉस आएगा तो 1037 में लॉस भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आप उस लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपन वॉलंटरीली बेचेंगे और लॉस आएगा
तो एग्जेम्पशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। 54B कब लेंगे? जब प्रॉफिट होगा। अगर लॉस है तो 54B लेंगे नहीं, और उस लॉस को अपन कोई भी दूसरे गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज। तो वॉलंटरी सेल का एडवांटेज है एज कंपेयर टू कंपल्सरी एक्विजिशन, क्योंकि कंपल्सरी एक्विजिशन जाता है 1037 में, वो मैंडेटरी है। प्रॉफिट आया तो भी एग्जाम, लॉस आया तो भी एग्जाम। सेक्शन 10 वाले में क्या होता है? प्रॉफिट भी एग्जाम, लॉस भी एग्जाम। लॉस एग्जाम मींस यू कैन नॉट सेट ऑफ, यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड। और 54B क्या है? अपने हाथ में है। प्रॉफिट आएगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे, एग्जामेशन लेंगे। प्रॉफिट नहीं आया, लॉस आया, तो लॉस अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, एग्जामेशन लेने की जरूरत ही नहीं। आया समझ में? सो 54B इज बेनिफिशियल। तो तीन बातें याद रखनी है। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है तो उस पर कैपिटल गेन आएगा ही नहीं, तो कोई एग्जामेशन लेने की जरूरत नहीं है, ना तो 1037 ना 54B। रूरल एग्रीकल्चर लैंड नॉट एन एसेट। अर्बन एग्रीकल्चर लैंड voluntarily sold, profit, claim exemption under 54B. Voluntarily sold and loss, set off the loss. Compulsory acquisition of urban land, loss gone, profit gone. 1037 में दोनों एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। तो इसका एक क्या करो, छोटा सा चार्ट बनाई लो याद रखने के लिए, नहीं तो भूल जाओगे। एग्रीकल्चरल लैंड ऐसा हेडिंग दे दो, capital gain on agricultural land. Rural, not a capital asset, hence no capital gain. Urban, urban में compulsory acquisition, कंपल्सरी एक्विजिशन है तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1037, और वॉलेंट्री ट्रांसफर है देन, तो यहां एग्जेम्प्ट अंडर 1037 में है तो क्या है? इनकम और लॉस दोनों भी एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। और वॉलेंट्री में अगर इनकम है then claim exemption under section 54B, और लॉस अगर है, और ये भी क्या है? एग्जाम 54B इज ऑप्शनल, नहीं लेना तो मत लो, आप टैक्स भी भर सकते हो इनकम के ऊपर। और लॉस है तो फिर क्या होगा? यू आर अलाउड टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, इसको लिख लो पॉज करके, और अच्छे से याद रखना इसको। तो ये बात समझ में आई? वेरी गुड। और ये 2 साल का यूज का कंडीशन है, ये 1037 में भी है, सिमिलर टू 1037, उसमें भी 2 साल का यूज का कंडीशन है, यहाँ भी 2 साल का यूज का कंडीशन है। अगर अपन ने आज ही चाहिए एग्रीकल्चर लैंड खरीदा, 2 महीने यूज किया, सिर्फ 2 महीने, और गवर्नमेंट ने या हमने बेच डाला या गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया, तो अपने को एग्जेम्पशन मिलेगा क्या इस सेक्शन में या फिर 1037 में? नहीं। अगर 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने का सिर्फ यूज है तो ना तो 1037 में एग्जेम्पशन मिलेगा ना 54B में मिलेगा, दोनों भी अलाउड नहीं है। कम से कम 2 साल का यूज होना आवश्यक है, जरूरी है, दोनों भी सेक्शंस के अंदर। फिर नेचर ऑफ गेन आना चाहिए, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, एनीथिंग, तो यहां पे दोनों चलेंगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों को एग्जेम्पशन मिलेगा। 54 में क्या था? ओनली लॉन्ग, यहां लॉन्ग शॉर्ट दोनों चलते हैं। Then if the aforesaid conditions are satisfied, the exemption shall be allowed subject to following: nature of asset to be acquired, यानी न्यू एसेट क्या खरीदना है तुमको? एनी लैंड फॉर बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। अच्छा, न्यू लैंड भी एग्रीकल्चर यूज का ही होना चाहिए। अर्बन रूरल कौन सा ले सकते हैं आप? दोनों, यू कैन बाई बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नया लैंड अर्बन ही होना चाहिए ये कहीं लिखा नहीं है,
सो इट कैन बी अर्बन, इट कैन बी रूरल ऑल्सो, दोनों चलेगा. अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इज द कैपिटल गेन. लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी आया था ऊपर वो इन्वेस्ट करो. ठीक है. टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इज 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. इसमें पहले कुछ टाइम नहीं है, सीधा बाद में ही है. पहला लैंड ट्रांसफर किया, उसके ट्रांसफर डेट से आगे 2 साल में आपको इन्वेस्टमेंट करने का है. और यहाँ पे सिर्फ परचेज आता है क्योंकि लैंड कंस्ट्रक्ट हो नहीं सकता है ना, तो सिर्फ परचेज ही आता है. कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल है, तो वही पूरा ड्यू डेट के पहले अगर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप क्या करो, उसको डिपॉजिट कर दो गेन अकाउंट स्कीम में, और वो डिपॉजिट करके आप एग्जेम्पशन करंट ईयर में ले सकते हो. लेकिन बाद में 2 साल की एक्सपायरी के पहले नया लैंड खरीदो, और अनयूटिलाइज अमाउंट अगर बच गया तो वो टैक्सेबल कर देंगे ऑन एक्सपायरी ऑफ 2 years. तो वो सेम रहेगा. फिर नॉन यूटिलाइजेशन में वही लिखा है कि अनयूटिलाइज अमाउंट अगर बचेगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा इन द प्रीवियस ईयर इन विच द पीरियड ऑफ 2 years एक्सपायर. यहाँ 2 साल एक्सपायर, वहाँ 3 साल देखते थे, यहाँ 2 साल, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम टाइम 2 साल का है ना इन्वेस्टमेंट का. देन लॉक इन पीरियड ऑफ न्यू एसेट. न्यू लैंड का लॉक इन पीरियड 3 साल का रहेगा. अब 2 आ रहा है तो आप इसको 2 मत लिख के आ जाना. न्यू एसेट विल बी लॉक्ड इन फॉर 3 years. और अगर वो 3 साल में बेचोगे तो क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे जो 54 में किया था. नए लैंड के कॉस्ट में से पुराना एग्जेम्पशन माइनस कर देंगे. नए लैंड के कॉस्ट में से पुराना एग्जेम्पशन माइनस हो जाएगा. ओके. सो एवरीथिंग रिमेन्स द सेम एक्सेप्ट द टाइमिंग डिफरेंस. तो देखो इसका भी टाइम चार्ट में आपको बना देता हूं. इफ दिस इज ट्रांसफर ऑफ लैंड, you have got 2 years to purchase new land, और इसके बीच में आ जाएगा ड्यू डेट ऑफ ROI. तो अगर इसके पहले तुमने ज़मीन खरीद ली तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ डिपॉजिट करो. यू गो फॉर द डिपॉजिट अकाउंट और डिपॉजिट करके यहाँ पे एग्जेम्पशन क्लेम कर लो, और फिर यहाँ पे परचेजिंग होना चाहिए इस बीच में. यहाँ पे जो अनयूटिलाइज अमाउंट बचेगा, ये डिपॉजिट में से जो अनयूटिलाइज अमाउंट बचेगा वो अपन टैक्सेबल कर देंगे. अच्छा, टैक्सेबल कैसे करोगे, लॉन्ग के शॉर्ट, ये सवाल पैदा हुआ. तो ये जो अनयूटिलाइज अमाउंट का टैक्सेबिलिटी होता है वो डिपेंड करता है ओरिजिनल गेन पे. अगर ये लॉन्ग टर्म है जिसका एग्जेम्पशन लिया आपने, तो जो अनयूटिलाइज अमाउंट बचेगा वो भी लॉन्ग टर्म बचेगा. सो टैक्सेबल एज ओरिजिनल ऐसे लिख दो, taxable as original. So if this is long, this will also be long. If this is short, then this withdrawal will also be short. तो ये अनयूटिलाइज अमाउंट का जो नेचर है वो डिपेंड करता है ओरिजिनल गेन के ऊपर. अगर ये लॉन्ग है तो वो भी लॉन्ग आएंगे, ये शॉर्ट है तो वो भी शॉर्ट होगा. अनयूटिलाइज अमाउंट आ रहा है समझ में. 54 में क्या था कि इसमें कोई मैंने बताया ही नहीं, क्योंकि उसमें तो लॉन्ग ही होता है. 54 में तो लॉन्ग टर्म ही था, इसलिए विड्रॉल को अपन ने लॉन्ग टर्म ही रखे थे. लेकिन यहाँ लॉन्ग शॉर्ट दोनों हो सकते हैं, तो याद रखो, इफ दिस इज लॉन्ग द विड्रॉल विल बी लॉन्ग, इफ दिस इज शॉर्ट देन दिस विल आल्सो बी शॉर्ट टर्म. ऐसा है. और लास्ट कंडीशन है कि जो न्यू लैंड अपन परचेज करेंगे, न्यू विल बी लॉक्ड इन फॉर 3 years. 3 साल का लॉक इन उसको लगेगा. और अगर उसको 3 साल के अंदर, यानी परचेज से 3 साल के अंदर अगर हम उसको बेच देंगे तो फिर क्या करना है, ये जो एग्जेम्पशन हमने क्लेम किया है इस एसेट के अंदर, वो उसके कॉस्ट में से माइनस कर देंगे फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ द न्यू लैंड. आए समझ में. तो डिक्टो कॉपी है 54 का, सिर्फ कुछ डिफरेंसेस है. लैंड है, जमीन बेचो जमीन खरीदो, सिर्फ 2 साल है खरीदने के लिए. ये टाइमिंग का डिफरेंस है. यू हैव गॉट ओनली 2 years टू परचेज द न्यू लैंड. बाकी पॉइंट सब सेम चलते हैं. सो दैट इज 54B. और उसमें केस लॉ भी दिया है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का केस है, बहुत सिंपल है कि अगर एक असेसी ने खुद के नाम पे और अपने बेटे के नाम पे जमीन खरीदी, यानी नए लैंड में बेटे का नाम भी डाल दिया को ओनर, तो क्या एग्जेम्पशन उसको मिलेगा कि डिनाई कर देंगे. यानी क्या ये जरूरी है कि असेसी ने सिर्फ अपने नाम पे, सिर्फ खुद के नाम पे खरीदना है जमीन? तो कोर्ट ने कहा जरूरी नहीं है. अगर आपका नाम है
तो चलेगा। अब उसमें बीवी का नाम, बेटे का नाम भी अगर साथ में आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी चलेगा, दैट इज ऑल्सो अलाउड, अनलेस ये शो करे रेवेन्यू कि ये जमीन सिर्फ बेटे की है और बाप है ही नहीं इसमें। अगर ये साबित हो कि न्यू लैंड इज ओनली ऑफ द सन, तो फिर अलग बात है, फिर एग्जेम्पशन नहीं देंगे। लेकिन अगर असेसी का नाम है और बेटे का भी नाम है साथ में, यानी कोनर अगर कोई है आपके साथ में, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम एग्जेम्पशन। तो वो उसमें लिखा है, देखो, CIT वर्सेस गुरनाम सिंह, कैन एग्जेम्पशन अंडर 54B बी डिनाइड solely on the ground that a new agricultural land purchase is not wholly owned by the assessee, as the assessee's son is a co-owner as per the sale deed. यानी आप अकेले ओनर नहीं हो, तो इस वजह से क्या एग्जेम्पशन डिनाई कर दिया जाएगा? तो कोर्ट ने कहा नो, ये जस्टिफाइड ग्राउंड नहीं है। तो वही लिखा है, देखो नीचे, in this case the high court gave the view that merely because the assessee's son was shown in the sale deed as a co-owner, it did not make any difference. It was not the case of the revenue that the land in question was exclusively used by the son. ऐसा तो नहीं है। Therefore the assessee was entitled to deduction under 54B. Simple. फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज 54D। ये तो बिल्कुल थियोरेटिकली याद रखना है, इस पर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। इसको पूरा लिख दो अगर, तो यहां लिखो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, यानी अपना इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से नहीं है, बिजनेस से है। तो अपने बिजनेस का अगर कोई लैंड या बिल्डिंग होगा और अगर वो गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले और उस पर अपने को कॉम्पनसेशन दे, तो सबसे पहले तो अपन कैपिटल गेन कंप्यूट कहाँ करेंगे? सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 के अंदर, है ना, और उसमें से फिर अपन एग्जेम्पशन क्लेम करेंगे। तो एग्जेम्पशन के लिए क्या करना है, तो वो यहाँ देखते हैं अपन। अब यहां देखो, असेसी एंटाइटल टू क्लेम एग्जेम्पशन, एनी असेसी है। पहले दो में क्या था? इंडिविजुअल HUF, यहां पे लिखा है एनी, तो एनी में आ जाएगा इंडिविजुअल, कंपनी भी आ गई, फर्म भी आ गया, HUF भी आ गया, AJP भी आ गया, पूरे 7%, जो 7% होते हैं ना, सब के सब यहाँ पे ये वाला एग्जेम्पशन ले सकते हैं। दिस इज अवेलेबल टू एवरी असेसी, ओके, एक्सेट्रा। देन नेचर ऑफ एसेट ट्रांसफर क्या होना चाहिए? लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग used by the assessee for business purposes for at least 2 years preceding the date of transfer. तो यहां भी 2 साल का मिनिमम यूज होना जरूरी है, ओके। गेन कोई भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। तो कंपलसरी एक्विजिशन है किस चीज का? लैंड बिल्डिंग का, जो हमारी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है, और जिसको हमने बिजनेस में यूज किया है फॉर मिनिमम 2 years, ओके। अब करना क्या है, देखो, न्यू एसेट्स टू बी एक्वायर्ड क्या है? एनी लैंड और बिल्डिंग और एनी राइट इन द लैंड और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग फॉर द पर्पस ऑफ शिफ्टिंग और रीएस्टैब्लिशिंग द सेड अंडरटेकिंग और सेटिंग अप अनदर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। तो शिफ्टिंग को भी अंडरलाइन करो और अनदर को भी अंडरलाइन करो, ये दोनों वर्ड को अंडरलाइन करो। अभी बहुत सिंपल चीज़ है, देखो, इसको समझ के रखने का है। अपना एक मान लो कि बिजनेस प्लेस था, गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर कर लिया। एक शॉप था रोड के ऊपर, रोड, मेन रोड और अपना शॉप, और गवर्नमेंट ने कहा कि रोड को वाइडन करना है। आजकल रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स निकलते हैं ना, तो हमारा दुकान जो है वो साला रोड पे आ गया। तो गवर्नमेंट ने हमको पैसे दिए, पकड़ो 80 लाख, दुकान गायब। आपने कहा कोई बात नहीं, पैसे मिले ना, अब हम क्या करेंगे कि इस पैसे को और एक जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, नया दुकान डालेंगे कहीं ना कहीं। अब वो नया जो दुकान डालेंगे वो हो सकता है कि सेम हो, जैसे यहाँ कपड़े का दुकान है वहां भी कपड़े का दुकान डालेंगे, या कोई नया भी चल सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सेम नेचर ऑफ बिजनेस वहां पे करना है। यू कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस ऑल्सो। तो इसलिए वहां लिखा है, देखो, ईदर यू शिफ्ट
तो यहाँ का स्टॉक वॉक निकाल के उधर लेके जाएंगे और वही बिजनेस करेंगे। नंबर वन, शिफ्टिंग ऑफ द सेम बिजनेस, या फिर सेटिंग अप अनदर बिजनेस, आप वहां नया कोई बिजनेस भी चालू कर सकते हो। ओके, सो न्यू लैंड न्यू बिल्डिंग आपको लेने का है, जिसमें लैंड तो परचेज ही होगा, बिल्डिंग जो है वो या तो अपन परचेज करें या कंस्ट्रक्ट करें। सो बिल्डिंग कैन बी बॉट और कंस्ट्रक्टेड, लैंड हैज टू बी बॉट। ओके, अमाउंट क्या इन्वेस्ट करना है, कैपिटल गेन, जो कैपिटल गेन यहाँ आया वो अपन वहां इन्वेस्ट करेंगे, सिंपल। पुराने लैंड बिल्डिंग पे जो कैपिटल गेन आया है वो नए लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना है। अच्छा, ऐसा है क्या कि लैंड का लैंड, बिल्डिंग का बिल्डिंग में इन्वेस्ट होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लैंड और बिल्डिंग पे मिला के जो कैपिटल गेन आया वो आप लैंड और बिल्डिंग में मिला के इन्वेस्ट कर दो, टोटलिटी में देखा जाएगा, इंडिविजुअली नहीं। समझ में आ रहा है? इंडिविजुअली नहीं, टोटलिटी में देखेंगे। और उसमें एक टैक्स प्लानिंग में आपको बताऊंगा भी, डायग्राम बना के एक छोटा सा। फिर टाइम फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट क्या है, देखो, पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉम्पनसेशन। इंटरेस्टिंग, 3 साल दिए हैं, कहां से? डेट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन से नहीं, कंपल्सरी एक्विजिशन इज ट्रांसफर, लेकिन वहां से 3 साल नहीं गिनेंगे। 3 साल कहां से गिनेंगे? फ्रॉम रिसीट ऑफ कॉम्पनसेशन, जब कॉम्पनसेशन मिलेगा वहां से 3 साल में अपने को इन्वेस्टमेंट करने का है। ऐसा क्यों दिया है रिसीट ऑफ कॉम्पनसेशन? क्योंकि देखो 45(5) जो है, रिफर टू 45(5). 45(5) में अपन ने देखा था ना, कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द कॉम्पनसेशन इज रिसीव्ड। तो कॉम्पनसेशन जब मिलता है तभी तो उसको टैक्सेबल भी करते ना, तो एग्जेम्पशन भी तभी तो लेंगे ना। तो इसलिए 3 साल कहां से दिए हैं? जब कॉम्पनसेशन मिलेगा वहां से 3 साल के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने का है। फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल है, क्योंकि वही ड्यू डेट बीच में आता है, ड्यू डेट के बाद काफी टाइम है, तो ड्यू डेट के पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट अकाउंट में पहले पैसे डिपॉजिट कर देने पड़ेंगे, और फिर आगे अपने पास टाइम है, उसमें अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं लैंड बिल्डिंग के अंदर, लेकिन डिपॉजिट अकाउंट कंपलसरी रहता है। ओके, अगर डिपॉजिट नहीं करोगे तो आगे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। फिर नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, सेम पॉइंट्स फिर आ गए। नॉन यूटिलाइजेशन को क्या करेंगे? इनकम मान लेंगे, कब? 3 साल के एक्सपायरी पे। अनयूटिलाइज अमाउंट जो नए बिल्डिंग या लैंड में इन्वेस्ट नहीं हो सका, उसको अपन टैक्सेबल कर देंगे ऑन एक्सपायरी ऑफ 3 years। एंड लॉक इन पीरियड ऑफ न्यू एसेट भी 3 साल का है, फिर से सेम टू सेम। और अगर वो 3 साल में बिक गया तो क्या करेंगे? सेम टू सेम, जो पुराना एग्जेम्पशन क्लेम किया था उसको नए बिल्डिंग और लैंड के कॉस्ट में से माइनस कर देंगे और फिर कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। आगे समझ? तो पूरा सेम रहता है थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकल में बता दूं, कुछ कुछ माइनर पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। देखो, ये लॉजिक पूरा आपको इस डायग्राम से मैं समझा देता हूं कि ये अपना कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, पुराना लैंड एंड बिल्डिंग गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली टेक ओवर कर लिया। अब यहां से मेरे पास कितना टाइम है? 3 साल का टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। आई गॉट 3 years। अच्छा, ये एकदम इधर हो गया क्या? ठहरो, मैं उसको थोड़ा सा इधर करता हूँ। ये आ गया कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ ओल्ड लैंड बिल्डिंग, ठीक है। ये आया रिसीट ऑफ कॉम्पनसेशन। तो अपना टैक्सेबिलिटी भी कब अराइज होता है? रिसीट ऑफ कॉम्पनसेशन पे। तो 45(5) में कैपिटल गेन अपन यहां निकालेंगे। ओके, तो ये कंपल्सरी एक्विजिशन का जो डेट है वो कोई काम का नहीं रहता। वी ऑलवेज टॉक अबाउट रिसीट ऑफ कॉम्पनसेशन, तो यही टैक्सेबिलिटी भी आएगी और यहीं पे एग्जेम्पशन भी आएगा। तो अपने को जो 3 साल है वो कहां से शुरू होंगे? यहां से शुरू होंगे। रिसीट ऑफ कॉम्पनसेशन से 3 साल अपने को मिलेंगे फॉर परचेज ऑफ न्यू लैंड and purchase of building or construction of new building, for either shifting this business or for starting a new business.
लेकिन बीच में ड्यू डेट आ जाएगा। तो अगर इसके पहले तुमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो फिर क्या करो, डिपॉजिट डिपॉजिट करके बाद में करो। अब यहाँ पे देखो टैक्स प्लानिंग में बता दूं, इधर जो लैंड होगा इस पे लॉन्ग टर्म भी आ सकता है, शॉर्ट टर्म भी आ सकता है। वैसे तो 2 साल का यूज बोला है, और अगर 2 साल हम यूज कर लेंगे तो वैसे ही लॉन्ग टर्म हो जाएगा, है ना। तो कानूनन तो वो लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए, शॉर्ट टर्म हटा ही देता हूँ मैं। लैंड विल ऑलवेज बी लॉन्ग टर्म, और लैंड नॉन डेप्रिशिएबल है, इसलिए उस पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नॉर्मल अपन पीरियड ऑफ होल्डिंग पे निकालते हैं। लेकिन 24 महीने, 24 महीने के ऊपर है तो लॉन्ग। और वैसे भी क्या बोला इसमें कि 24 महीने का यूज तो मिनिमम चाहिए ही, उसके बाद ही बेचने का कंपलसरी एक्वायर होगा तो ही तो एग्जाम्पशन मिलेगा। सो ऑब्वियसली इट विल बी लॉन्ग। लेकिन जो बिल्डिंग है बिल्डिंग होगा शॉर्ट टर्म। क्यों? क्योंकि वह डेप्रिशिएबल एसेट है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ना, सो बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ब्लॉक, तो ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग पे तो शॉर्ट टर्म की नहीं चाहेगा ना, ऑलवेज डीम टू बी शॉर्ट टर्म। ब्लॉक एसेट्स आर ऑलवेज डीम टू बी शॉर्ट टर्म। तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट होता है। अब यहां मान लो कि 20 लाख का लॉन्ग टर्म है और 10 लाख का शॉर्ट टर्म है। अपन ने यहां डिपॉजिट किए, ले लेते अपन 26 लाख मैंने डिपॉजिट किया अकाउंट के अंदर, डिपॉजिट अकाउंट में 26 लाख रुपए डाला, तो मेरे को यहाँ 26 लाख का एग्जाम्पशन मिलेगा। अब बताओ कि मैं पहले लॉन्ग टर्म में से लूँ कि शॉर्ट टर्म में से लूँ, ये सवाल पैदा हुआ। तो वो एक छोटा सा टैक्स प्लानिंग है। तो 26 लाख किसका दिखाएंगे, पहले शॉर्ट का दिखाएंगे कि लॉन्ग का? शॉर्ट का, क्योंकि शॉर्ट क्या है कि हाईएस्ट रेट से टैक्सेबल होता है। अगर ये एसएससी इंडिविजुअल है तो हाईएस्ट स्लैब रेट, अगर ये कंपनी है तो शॉर्ट टर्म जाएगा सीधा 30% पे, कंपनी का नॉर्मल रेट 30%। और लॉन्ग टर्म तो क्या है कि 20% पे टैक्स होता है ना। तो इसलिए जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उसको पहले अपन कहाँ दिखाएंगे, शॉर्ट टर्म। तो यहाँ से अपन 10 दिखा देंगे और यहाँ से बचा हुआ 16 दिखाएंगे। तो ये 26 का इन्वेस्टमेंट दिखा के एग्जाम्पशन क्लेम कर लिया। फिर जो 4 लाख बचेगा लॉन्ग टर्म वो टैक्सेबल में आएगा। ओके, तो 4 लाख लॉन्ग टर्म बिकम्स टैक्सेबल। ये हो गया। अब ये 26 लाख डिपॉजिट अकाउंट में डाला और फिर तुमने न्यू लैंड एंड बिल्डिंग, न्यू एसेट जो खरीदे, लैंड एंड बिल्डिंग, वो खरीदे 23 लाख के। तो 26 करना चाहिए था लेकिन तुमने 23 किया, तो 3 लाख जो बच गया उसको करेंगे टैक्सेबल। तो जो बच गया उसको कैसे टैक्स करेंगे? 3 साल में टैक्सेबल होगा ना, अनयूटिलाइज। अनयूटिलाइज का नेचर क्या लेंगे, शॉर्ट टर्म लेंगे कि लॉन्ग टर्म लेंगे, वो तुम्हारे हाथ में, क्या लेना। क्योंकि देखो तुम कैसे ले सकते हो, 3 लाख बचा ना, तो 3 लाख को यहां से विड्रॉ करना पड़ेगा। देखो 10 और 16 ये दो एग्जेम्पशन अपने, 26। अब इसमें से क्या अनयूटिलाइज है वो तुम्हारे हाथ में बताना। तो तुमने क्या बताना चाहिए, लॉन्ग टर्म बताना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट कम है ना। अगर शॉर्ट टर्म बताओगे कि शॉर्ट टर्म अनयूटिलाइज है तो साला टैक्स रेट ज्यादा है। तो यहां पे अपन बताएंगे उसको लॉन्ग टर्म ऑफ 3 लाख, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखो 16 के एग्जाम्पशन लिया हुआ है ना, तो 16 तक मैं दिखा सकता हूं इधर, मगर ये तो 3 इंच है तो 3 तो मैं आराम से दिखा सकता ना। अब मान लो कि सिर्फ मैं 3 लाख इन्वेस्ट करता यहां, 26 में से सिर्फ 3 इन्वेस्ट होते, तो 20 अगर बच जाता, अगर 20 बच गया होता तो फिर मैं कैसे शो करता, 16 और 4, 20 को कैसे शो करते अपन, 16 लॉन्ग टर्म 4 शॉर्ट टर्म। तो पहले लॉन्ग टर्म शो करने का जितना पॉसिबल है, 16 पॉसिबल है, 16 तक अपन लॉन्ग टर्म दिखाएंगे। उससे ज्यादा अगर अनयूटिलाइज है तो फिर बैलेंस शॉर्ट टर्म दिखाना पड़ेगा। लिंक लग रहा है? सो दिस इज द टैक्स प्लानिंग ऑफ 54D कि लॉन्ग शॉर्ट में थोड़ा सा गेम प्लान आप कर सकते हैं। बाकी फिर कंडीशन वही है कि न्यू जो है ये भी लॉक इन कितने साल रहेगा, 3 साल। और फिर अगर 3 साल में बेचोगे तो जो एग्जाम्पशन इधर लिया है वो कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट में से माइनस कर देंगे, तो वो तो वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम।
तो ये समझ में आए, दिस इज 54D। लिख लो इसको पॉज करके। नेक्स्ट आता है 54EC। मार्क इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये 54EC। इसमें क्या देखो, कैपिटल गेन नॉट टू बी चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स, यहाँ बॉन्ड्स है कुछ, उसमें अपने को इन्वेस्ट करना है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है 54EC? सबसे पहला पॉइंट तो सबसे पहला पॉइंट ही है असेसी। कौन सा असेसी इसमें डिडक्शन ले सकता है? एनी असेसी। 54B जैसा नहीं है, इसमें एनी असेसी है, यानी दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल इवन टू कंपनीज, इवन टू पार्टनरशिप फर्म्स और इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, एनीवन, सबके लिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ गेन भी जो है, नेचर ऑफ गेन के पहले नेचर ऑफ एसेट ट्रांसफर जो है वो है एनी कैपिटल एसेट। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इस सेक्शन में आप कोई भी एसेट ट्रांसफर करो, कोई भी एसेट, I can transfer my gold or a building or land or anything, and if I've got long-term capital gain, I can invest in section 54EC. So that is the advantage of this section, कि कोई भी एसेट बेच करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बस आना चाहिए, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। गेन शुड बी लॉन्ग टर्म। एसेट कोई भी हो सकता है। 54 में क्या था कि आप घर बेचो और घर में इन्वेस्ट करो, यह ऐसा नहीं है, कोई भी एसेट बेचो, इवन घर। अगर मैंने घर बेच दिया है और मेरे को दूसरा घर नहीं खरीदना, तो मैं 54 में एग्जेम्पशन नहीं लूंगा, मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके 54EC में क्लेम कर सकता हूं। यस, दैट इज अलाउड। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी आया है अपना, जो भी एसेट्स आएगा उसको इन्वेस्ट करके एग्जेम्पशन ले सकते हैं। देयरफॉर दिस इज अ वेरी वर्सेटाइल सेक्शन। फिर अपने को कौन सा एसेट परचेज करना है वो देखो, तो उसमें लिखा है बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 3 years इशूड बाय NHAI और रेकी। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रेकी यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, अगर आपको लिखना होगा तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, और एनी अदर बॉन्ड नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। तो एनी अदर बॉन्ड नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट भी जो है तो इसमें नोटिफाई किया उन्होंने, तो कौन सा नोटिफाई किया देखो आप यहाँ, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोटिफाइड बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 3 years एंड इशूड बाय पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड on or after 15th of June 17 or by Indian Railway Finance Corporation Limited on or after 8th August 17। ये उनके नोटिफाई हुए थे, नोटिफिकेशन नंबर 47 एंड 79 रिस्पेक्टिवली। तो वो सब भूल जाओ, डेट वेट भी अपने कोई काम के नहीं है, ऑलरेडी नोटिफाइड है। नाम याद रखो, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अब 4 हो गए टोटल, NHAI रेकी तो है, उसके अलावा ये भी 2 आ गए। ठीक है, और इसमें भी ये जो 3 साल के रिस्ट्रिक्शन है ना, उसमें भी एक अमेंडमेंट है, मैं भी आपको बताता हूँ। पहले इसमें था कि भाई 3 साल के बॉन्ड होने चाहिए, मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 years, बट नाउ इफ यू इन्वेस्ट इन 18, 19 और ऑनवर्ड्स द टाइम इज 5 years। तो वो अपन अभी देखते हैं नीचे। फिर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी आया है वो इन्वेस्ट करो आप, जितना गेन इन्वेस्ट करोगे उतना एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उस पर लिमिट है 50 लाख का, 50 लाख का लिमिट है, 50 लाख से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब ये 50 लाख कैसे कैलकुलेट होता है, यहाँ पे कुछ लिखा है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन द प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर प्लस नेक्स्ट प्रीवियस इज इक्वल 50 लाख। इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, ये शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। लेकिन अभी 1-2 पॉइंट और देख ले, देन आई विल एक्सप्लेन दैट 50 लाख कॉन्सेप्ट। देन टाइम फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इज 6 months ओनली, सिर्फ 6 महीने का टाइम है। तो डेट ऑफ ट्रांसफर, जब हमने एसेट को बेचा, ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर के बाद 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नाउ दैट 6 months यहाँ से शुरू होता है उसका लॉजिक, वो 50 लाख का। तो मैं समझाता हूँ, ये जो 6 महीने है, ये 6 महीने करंट प्रीवियस ईयर के अंदर भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि करंट प्रीवियस ईयर के बाद भी हो।
Like suppose I have sold the asset in March 10, on March 10th of this year. तो March 10 से अगर मैं 6 महीने गिनूंगा तो कुछ दिन तो इस साल में आएंगे, 20 दिन, 20-21 दिन, और बाकी जो वक्त है वो अगले साल में जाएगा, और हमारे पास टाइम तो 6 महीने का है। ठीक है, तो इसको समझो, फिर मैं 50 लाख समझाता हूँ। यहाँ जो लिखा है ना, प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफर प्लस नेक्स्ट ईयर, तो वो उसका मतलब वो होता है। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। लेकिन आगे बढ़ते हैं पहले कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम लिमिट तो इतना कम है, 6 महीने का तो टाइम है। तो इसमें वो जहाँ 2 साल 3 साल रहते थे वहाँ स्कीम अलाउड था, यहाँ तो कुछ नहीं है। टाइम लिमिट 6 मंथ्स हार्डली, तो इसलिए कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम नॉट एप्लीकेबल है। फिर लॉक इन पीरियड जो है ये भी समझ लो आप। तो लॉक इन पीरियड में ऐसा है कि द बॉन्ड्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इनटू मनी। इसको ट्रांसफर भी नहीं कर सकते आप, या उसको कन्वर्टेड इनटू मनी भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्टेड इनटू मनी? लिख लो अंडरलाइन करके, लोन ऑन मॉर्गेज ऑफ द बॉन्ड। अगर आप ये बॉन्ड्स की जो सर्टिफिकेट बैंक में गिरवी रखकर लोन उठाते हो तो उसको कहते हैं कन्वर्टेड इनटू मनी, तो वो भी आप नहीं कर सकते। यू कैनॉट मॉर्गेज योर बॉन्ड्स, यानी आप अपने बॉन्ड्स को गिरवी नहीं रख सकते लोन के एवज में, यानी लोन लेने के लिए। ओके, और अगर आप ऐसा करोगे तो उसको वॉयलेशन ऑफ कंडीशन मानेंगे। तो ट्रांसफर तो नहीं कर सकते, उसको गिरवी रख करके लोन भी नहीं ले सकते। ठीक है, यू कैनॉट टेक अ लोन ऑन सिक्योरिटी ऑफ दीज बॉन्ड्स। ओके, कितने साल? तो अगर ये बॉन्ड्स इशू हुए हैं 1418 के पहले, यानी 1718 तक, तो 1718 तक इसमें 3 साल का लिमिट हुआ करता था। लिमिट है, इसको लॉक इन पीरियड जो कहते हैं। तो 3 इयर्स का था कि 3 साल में आप नहीं बेच सकते। लेकिन 18-19 से जो बॉन्ड्स इशू होंगे, यानी करंट ईयर 18-19 है, तो इसमें आप जाके कोई बॉन्ड्स खरीदेंगे तो उसका लॉक इन रहेगा 5 साल। तो इस साल से 54 ईसी में लॉक इन पीरियड 5 साल का कर दिया गया है। यू कैनॉट ट्रांसफर द न्यू बॉन्ड्स, यू कैनॉट कन्वर्ट इट इनटू मनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years from the date of acquisition. ओके, अच्छा, फिर विड्रॉल है, इसमें मैं बाद में आता हूँ। विड्रॉल अपन बाद में देखते हैं। तो पहले अपन ये 50 लाख इन्वेस्टमेंट समझ लेते कैसे करना है। ओके, तो देखो उसका फंडा ऐसा है कि ये अपना प्रीवियस ईयर है। 3-4 एग्जाम्पल लेता हूँ, सब समझ में आ जाएगा। इसमें यहाँ पे एक एसेट हमने ट्रांसफ़र किया, ठीक है, ये ट्रांसफ़र हुआ है। अच्छा, पहले एक और सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में ट्रांसफ़र हुआ है, ऑन से 15th ऑफ मई ट्रांसफ़र इज देयर। तो प्रीवियस ईयर में अगर 15 मई को ट्रांसफ़र है तो वहाँ से अपने को 6 महीने मिलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। वी गेट 6 मंथ्स फॉर इन्वेस्टमेंट। तो 6 महीने जो है वो भी इसी साल के अंदर ही ख़त्म हो जाएंगे ना। 15 मई से 15 जून, 15 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी कि 15 नवंबर को 6 महीने एक्सपायर हो गए। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी ये नए बॉन्ड्स खरीदने हैं तुमको, ना एरे की या वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड ऑल या रेलवेज वाले, तो वो आपको इतने टाइम पीरियड के अंदर खरीदने के हैं। और अगर नहीं खरीदोगे तो टाइम लैप्स हो गया, फिर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सो द न्यू बॉन्ड्स हैव टू बी एक्वायर्ड विद इन दिस टाइम। तो उसका लिमिट कितना रहेगा? व्हाट इज द लिमिट? कितने रुपए तक के आप बॉन्ड्स खरीद सकते हो? लिमिट विल बी 50 lakhs। ओके, टोटल 50 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी अगर आपका लॉन्ग टर्म गेन अगर 1 करोड़ 30 lakhs है तो आपको इस सेक्शन में एग्जेम्पशन जो मिलेगा वो सिर्फ 50 लाख तक मिलेगा। सो यू शुड गो एंड बाई बॉन्ड्स अप टू 50 lakhs, दैट्स इट। आप 60 लाख 70 लाख के खरीदोगे तो एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला, एग्जेम्पशन मिलेगा सिर्फ 50 लाख। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ? सिंपल, वेरी गुड। दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं।
कि आपने थोड़ा साल को लंबा कर देते हैं, कुछ कुछ साल लंबे होते हैं ना। ओके, इसी साल में आपने दो एसेट बेचे, एसेट 1 एंड एसेट 2। दो एसेट बेचे, दोनों पे लॉन्ग टर्म गेन आया, लॉन्ग टर्म गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दोनों पे लॉन्ग टर्म गेन। तो अपने को बॉन्ड्स खरीदने हैं, तो अपन दोनों एसेट्स के लिए सेपरेटली 50 लाख तक की लिमिट लेंगे क्या? यानी आई विल इन्वेस्ट 50 lakhs आउट ऑफ दिस लॉन्ग टर्म गेन एंड 50 lakhs आउट ऑफ दिस लॉन्ग टर्म गेन। मान लो पहला लॉन्ग टर्म गेन 60 लाख है और दूसरे लॉन्ग टर्म गेन 30 लाख है, तो क्या मैं इसमें से 50 और इसका 30 यानी टोटल 80 का एग्जेम्पशन ले सकता हूं क्या? आंसर है नो। एक साल में टोटल इन्वेस्टमेंट जो है ये बॉन्ड में वो 50 लाख तक ही है। यानी आप अगर 2, 4, 5, 6 एसेट बेचते हो और आपको सब पे क्लेम करना है, एग्रीगेशन में क्लेम करना है, 54EC कर सकते हो, लेकिन टोटालिटी में 50 लाख ही कर सकते हो। ओके, टोटालिटी में 50 लाख, लेकिन टाइम लिमिट जो है वो अलग अलग रहेगा। तो एसेट 1 से अपन 6 महीने देखेंगे और एसेट 2 से अनदर 6 मंथ्स देखेंगे। इन दोनों एक ही साल में खत्म हो रहे हैं, 6-6 महीने। तो ये सब मिलाकर अपन 50 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी देखो, एग्जाम में गलती करूंगे नहीं तो, मान लो मैंने ये जो 6 महीने खत्म हो रहे ना, इसके पहले अगर मैंने यहां तक मैंने 20 लाख ही इन्वेस्ट किया है इनटू न्यू बॉन्ड्स, और फिर यहां तक मैंने और 50 लाख इन्वेस्ट कर दिया, तब मेरे को एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? एक काम करता हूं मैं, सॉरी, इसको 40 कर देते, फिर आगे अपन ने 40 लाख इन्वेस्ट किया, तो 20 लाख और 40 लाख ऐसे इन्वेस्ट किया हमने। तो अब प्रॉब्लम क्या आएगा मालूम है? ये जो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है, ये तो मैं इसमें से भी दिखा सकता हूं, इसमें से भी दिखा सकता हूं, क्योंकि ये भी ट्रांसफर है, ये भी ट्रांसफर है, और दोनों ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर है 20। सो आई कैन शो एसेट 1 और आई कैन शो एसेट 2 इन दिस 20। लेकिन ये जो 40 इसको मैं सिर्फ एसेट 2 में दिखा सकता हूं, एसेट 1 में नहीं दिखा सकता, क्योंकि एसेट 1 का 6 महीने तो लैप्स हो गया यहाँ, और ये जो 40 का इन्वेस्टमेंट है इसके बाद है ना? तो ये जो 40 लाख है उसको मैं यहां पर क्लेम नहीं कर सकता। तो अपन सिर्फ ऐसा नहीं कि टोटालिटी में ले लो कि हाँ 40 और 20 मिला के 60 हो गए तो चलो 50 लाख एग्जाम, ऐसा नहीं करने का एग्जाम में, नहीं तो 0 हो जाएंगे मार्क्स। अपने को 6-6 महीने का टाइम भी चेक करते रहना है। तो दिस 20 आई विल क्लेम हियर, तो इसका 40 लाख जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा फिर बाद में, और फिर ये जो 40 है इसको मैं यहाँ ले सकता हूँ, और कितना लूंगा मैं यहाँ? 40 को यहाँ ले सकता हूँ, बट इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 30। दो वजह से 30, एक तो ये खुद 30 है इसलिए, अच्छा चलो इसको भी एक काम करता हूँ, इसको 30 को मैं 40 कर देता हूँ। 40 का गेन है और 40 इन्वेस्टमेंट है, तो कैन आई क्लेम 40 लाख एग्जेम्पशन? नो, क्योंकि 20 में ऑलरेडी ले चुका हूँ इस सेक्शन के अंदर इसी साल में, तो अब यहाँ से मेरे को सिर्फ 30 का ही मिलेगा, क्योंकि टोटल एग्जेम्पशन जो है इस सेक्शन का एक साल में वो 50 लाख से ऊपर नहीं जा सकता। ओके, सो हियर आई विल क्लेम ओनली 30 lakhs। ये 40 का लेंगे इधर, बट रिस्ट्रिक्टेड टू 30, 20 और 30 मिला के 50, तो यहाँ 10 लाख टैक्सेबल बचेगा। आ रहे समझ? तो 6 महीने भी देखना है और टोटालिटी में 50 लाख भी देखना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ? तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ऐसा है कि ये अपना प्रीवियस ईयर है। अब ये एक ही एसेट मैंने बेचा है और उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है 72 lakhs, और मेरे पास जो 6 महीने का वक्त है वो इस तरह से है। तो मान लो ये ट्रांसफर है, ट्रांसफर की डेट पहले लिखता हूँ, 14 फरवरी, ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था मेरा? 72
72 था, जो भी है 70 ले लेते हैं, 70 lakhs, और 14 फरवरी को ट्रांसफर हुआ है, 14 फेब, वैलेंटाइंस डे। अब यहां से 6 महीने गिनेंगे तो कहां से आएंगे, 14 2 से 14 3, 14 4, 14 5, 14 6, 7 8, तो 14 अगस्त तक आएगा। तो इसमें देखो, इसमें पार्ट ऑफ द ईयर यहां पे आ रहा है, पार्ट ऑफ द 6 मंथ्स इस साल में आ रहा है, और पार्ट ऑफ द 6 मंथ्स इस साल में जा रहा है। अब लॉ में टेक्निकली ऐसा लिखा रहता है कि यू कैन इन्वेस्ट अप टू 50 lakhs इन 1 ईयर। हालांकि इंटेंशन एग्जेम्पशन का है कि एग्जेम्पशन 50 लाख तक मिलेगा, लेकिन लिखते वक्त उन्होंने लिखा है कि यू कैन इन्वेस्ट अप टू 50 lakhs इन 1 ईयर। तो अगर उसका इंटरप्रिटेशन निकाला जाए जो कुछ साल पहले निकालते थे अपन, जब तक अमेंडमेंट नहीं आया था, तो उसमें हम क्या करते थे कि इन्वेस्टमेंट की लिमिट है ना 50 लाख, तो देखो ये एक साल है, दिस इज वन प्रीवियस है, इसमें आप 50 लाख यहाँ इन्वेस्ट कर दो, और फिर ये तो साल चेंज हो जाएगा, 6 महीने के अंदर है लेकिन साल चेंज हो गया, तो इसमें इस साल का 50 लाख और इन्वेस्ट कर देंगे, और फिर यहां का अमाउंट और यहां का अमाउंट मिला करके अपन यहां एग्जेम्पशन ले लेंगे। यानी मैं 50 यहां कर देता हूं, 20 यहां कर देता हूं, 70 मेरा एग्जेम्प्ट हो गया। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने लॉ को अमेंड करके उसमें लिखा कि नो, द अमाउंट दैट यू इन्वेस्ट इन 1 ईयर and the next following year in respect of this exemption, in respect of this asset, cannot be more than 50 lakhs। यानी आप जो यहां इन्वेस्ट करेंगे और जो यहां इन्वेस्ट करेंगे वो दोनों मिला के 50 लाख से ऊपर काउंट नहीं होगा। सो इफ आई इन्वेस्ट से 40 lakhs ईयर एंड अनदर 40 lakhs ईयर, दोनों मिलाकर 50 तक ही सीमित करेंगे, ये दोनों को मिलाकर विल रिस्ट्रिक्ट इट टू 50 lakhs। तो यहां से जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो 50 लाख का ही मिलेगा, दोनों मिला के मिलेगा क्योंकि 6 महीने के अंदर है, बट रिस्ट्रिक्टेड टू 50 lakhs। आए समझ। और इसी तरह से अगर कोई और एसेट भी मैंने ट्रांसफर किया होता और उस पर भी लॉन्ग टर्म गेन आया और उसका भी मान लो मैंने यहाँ 10 लाख इन्वेस्ट करके रखा है और एग्जेम्पशन लिया हुआ है, तो फिर यहाँ मेरे को 40 इंच मिलेगा, क्योंकि 10 और 40 मिला के एक साल में जितने भी एग्जेम्पशन आप लेना चाहते हो 54 इसी में सब मिला के 50 लाख से ऊपर नहीं जा सकते। गॉट इट? आया समझे? वेरी गुड, एक्सेलेंट। फिर तो वो 50 लाख समझ में आया कैसे अपने को एग्जेम्पशन लेना है। वेरी गुड। फिर ये जो है लॉक इन पीरियड, तो लॉक इन पीरियड 3 साल और 5 साल है, तो अभी इस साल से 5 साल रहेगा, है ना लॉक इन पीरियड। अगर आप ये नए बॉन्ड 5 साल के अंदर बेचते हो तो क्या होगा, एग्जेम्पशन विड्रॉ होगा। तो देखते लास्ट पॉइंट अब वो पढ़ते हैं अपन, विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन। लेकिन यहां पर जो है 54EC में यहां एग्जेम्पशन विड्रॉ करने का जो तरीका है वो अलग है एज कंपेयर टू द अर्लियर सेक्शंस दैट वी हैव सीन। 54, 54B वगैरह में क्या था, और डी में भी, कि अपना जो एग्जेम्पशन विड्रॉ करते थे वो पुराने आई मीन टू से नए एसेट के कॉस्ट में से माइनस होता था। करेक्ट, कॉस्ट में से माइनस करना पड़ता है एग्जेम्पशन क्लेम्ड अर्लियर। लेकिन 54EC में हम ऐसा नहीं करेंगे। 54EC में क्या करेंगे कि दोनों को सेपरेट कैलकुलेट करेंगे। विड्रॉवल ऑफ एग्जेम्पशन जो है वो सेपरेटली कैलकुलेट होगा, एंड इट विल बी टैक्स्ड एज लॉन्ग टर्म गेन बिकॉज इट विल रिटेन द सेम कैरेक्टर एज द एग्जेम्पशन गिवन। एग्जेम्पशन जो दिया था वो लॉन्ग टर्म को दिया था, जो विड्रॉ होगा वो भी लॉन्ग टर्म ही रहेगा, तो उसको अलग से चार्ज करेंगे। एंड कैपिटल गेन on transfer of bonds will be charged separately, which can be short term or long term as the case may be depending on period of holding। तो डिपेंड करेंगे आप कि कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग है आपका, तो उसके ऊपर, और वो लिस्टेड अनलिस्टेड है वो सब डिपेंड करते हुए। तो बॉन्ड्स के कॉस्ट में से अपन पुराना एग्जेम्पशन माइनस नहीं करेंगे, जो पुराना एग्जेम्पशन दिया था उसको विड्रॉ करके अलग से टैक्स कर देंगे, और बॉन्ड्स पे नॉर्मल कॉस्ट लेकर के सेपरेट कैलकुलेशन होगा। ओके, और ये दोनों भी जो है वो टैक्सेबल कौन से साल में होंगे, प्रीवियस ईयर इन विच the bonds
आर ट्रांसफर्ड। तो बॉन्ड्स जब बेच दिया ना, जब वायलेशन हुआ तो जिस साल में वायलेशन है उसी साल में विड्रॉ करके इसको भी टैक्स करेंगे, और जो बॉन्ड है वो तो बिके ही है तो उसको भी टैक्स करेंगे। करेक्ट। तो कैसे करना है तो देखो अपन देखते हैं, उसमें एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएंगे आपको। तो उसमें बोला है देखो, द अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन अलाउड in respect of such investments shall be deemed to be long-term capital gain of the previous year in which the specified asset is transferred or converted into money। तो यहां से लिखा है क्या, shall be reduced from the cost of the asset, नहीं, shall become long term capital gain। तो shall become तो विड्रॉल करेंगे उसको सीधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लेंगे। किस साल का, जिस साल में आपने बॉन्ड्स को बेचा है या कन्वर्टेड इनटू मनी, यानी जिस गिरवी रख के लोन लिया है। फिर उसमें इंपॉर्टेंट जुडिशियल रूलिंग्स भी एक दो दिए हैं। तो एक तो ये है कि यहाँ एक रूलिंग है पुराना 54E करके, ये बहुत साल पहले हुआ करता था, देन इट गॉट चेंज इनटू 54EA, फिर EB हुआ और अभी EC चल रहा है। तो सेक्शंस चेंज होते रहते हैं बट विद द सेम लॉजिक, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके एग्जेम्पशन लो। तो है पुराना कोर्ट रूलिंग, तो 54E के ऊपर है, लेकिन 54EC पे भी लगेगा। ओके तो क्या कहता है कि इट डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन डेप्रिशिएबल एंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स and therefore the exemption available to depreciable asset under 54E cannot be denied by referring to fiction created under section। इसका मतलब क्या है, अंडर सेक्शन 50 कर दो। सेक्शन 50 है ना, जो अपने बिजनेस हेड में पढ़ा था कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे जो गेन आता है वो डीम किया जाता है शॉर्ट टर्म, है ना। ब्लॉक ऑफ एसेट्स में जो गेन आता है उसको क्या डीम करते हैं अपन, ऑलवेज डीम टू बी शॉर्ट टर्म। अब वो डीम टू बी शॉर्ट टर्म है और 54E जो अभी EC है उसमें लिखा है कि देयर शुड बी लॉन्ग टर्म गेन। लॉन्ग टर्म गेन है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो अगर मैंने कोई डेप्रिशिएबल एसेट बेचा उस पर शॉर्ट टर्म गेन आया, लेकिन मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो लॉन्ग टर्म है, पीरियड ऑफ होल्डिंग वाइज अगर देखो तो वो लॉन्ग टर्म है, लेकिन फिक्शन की वजह से उसको शॉर्ट टर्म माना जा रहा है, टैक्सेबिलिटी के लिए उसको शॉर्ट टर्म माना जा रहा है, बट द एसेट इज लॉन्ग टर्म, एसेट इज हेल्ड फॉर मोर देन द रिक्वायर्ड टाइम, देयरफॉर इट इज लॉन्ग टर्म। गेन इज बाय फिक्शन ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म। तो कोर्ट ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस डीमिंग फिक्शन cannot restrict you from claiming exemption in respect of the long term capital asset। तो अगर एसेट का पीरियड ऑफ होल्डिंग लॉन्ग टर्म है तो आप उस पर 54EC का एग्जेम्पशन ले सकते हो, इवन दो इट इज अ डेप्रिशिएबल एसेट एंड देयरफॉर द गेन इज डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म। आ रहा समझ में, यानी डेप्रिशिएबल एसेट्स को भी 54EC का एग्जेम्पशन मिलेगा। इन सिंपल वर्ड्स, प्रोवाइडेड द एसेट दैट इज सोल्ड शुड बी लॉन्ग टर्म। जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग बेच दिया तो बिल्डिंग अपन ने 24 महीने से ऊपर होल्ड करके रखा है, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट आएगा उसको क्या मानेंगे अपन, शॉर्ट टर्म मानेंगे, लेकिन अपन 54EC का एग्जेम्पशन उसमें ले सकते हैं क्योंकि एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म था। आया समझ में, वेरी गुड। दूसरा एक पॉइंट है कि इफ इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड और स्पाउस इज क्लब्ड, क्लबिंग प्रोविजन हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको आइडिया तो होगा ही क्लबिंग होता है। In the hands of individual, minor child and spouse can separately invest rupees 50 lakhs for the purpose of claiming exemption under 54EC। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो exemptions है for all these exemptions are not just EC but all, even 54, 54B वगैरह सब, यानी कि सपोज के ये क्या होता है, देखो एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक घर वाइफ को गिफ्ट कर दिया था बहुत साल पहले, तो उस घर पे जो इनकम आती है वो मेरे हाथ में क्लब होती है। अब वाइफ ने अगर वो घर कल चल के बेच दिया तो कैपिटल गेन आया, कैपिटल गेन भी क्लब होता है, लेकिन वाइफ ने अगर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं एग्जेम्पशंस के लिए तो वो एग्जेम्पशन पहले अपन वाइफ को देंगे, 54, 54B, EC वगैरह सारे एग्जेम्पशन देंगे जो भी अवेलेबल है उसको। एग्जेम्पशन देने के बाद जो नेट गेन बचेगा वो फिर मेरे हाथ में क्लब होगा। आ रहे समझ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लबिंग के केस में एग्जेम्पशन हैज टू बी गिवन टू दी अदर पर्सन फर्स्ट, द माइनर चाइल्ड, द स्पाउस एक्सेट्रा, उनको पहले एग्जेम्पशन दो,
एग्जेम्पशन देने के बाद जो नेट बचेगा वो क्लबिंग में आएगा। तो इसलिए लिखा है देखो, कैपिटल गेन आफ्टर क्लेमिंग एग्जेम्पशंस अंडर 54 to 54 GB will be clubbed in the hands of the individual. और एक केस है कि इन इफ assessee purchases specified bonds prior to the date of sale of property, exemption is not available. Obviously 6 महीने जो टाइम है ना, तो 6 महीने कहाँ से शुरू होते हैं? डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद के 6 महीने होते हैं। तो अगर आपने बॉन्ड्स पहले खरीद लिए और बाद में एसेट को बेचा उल्टा काम किया, तो एग्जेम्पशन मिलेगा क्या? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो देखते हैं इलस्ट्रेशन, सब समझ में आ जाएगा फिर। मिस्टर गोस्वामी, स्वामी गो, transfers his gold jewelry on 10 January 19 and derives a long-term capital gain of 87 lakhs. Very good. He acquires 32,000 bonds of NAI at 100 per bond on 10/2/19. देखो 6 महीने के अंदर है क्या? पहले चेक करो। 10/1/19 को गोल्ड ज्वेलरी बेचा और 10/2/19 को यानी 1 महीने के अंदर उसने बॉन्ड्स खरीद लिए। वेरी गुड। सो दिस बॉन्ड्स विल क्वालिफाई, टिक मार्क मार दो। एंड 30,000 बॉन्ड्स ऑफ रेकी एट 100 ईच ऑन 15/4/19 यानी अगले साल, देखो अगले साल में लिया, लेकिन 6 महीने के अंदर है क्या? यस, ये भी 6 महीने के अंदर है, तो ये भी क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन देखो टोटल कितने हो गए? 32,000 और 32,000 इंटू 100 यानी कितना हो गया? ये 32 लाख है ना। 32,000 इंटू 100 32 लाख हो गया, और ये 30,000 इंटू 100 30 लाख हो गया, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट तुम्हारा 62 लैक्स है। टोटल इन्वेस्टमेंट 62 लैक्स है। अपने को कितना चाहिए? 50 लाख ही चाहिए। अपने को 50 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, रिस्ट्रिक्टेड टू 50 लैक्स। ओके, फिर उसने क्या किया है कि अभी मैं कौन से लूंगा ना, मैंने देखो लिखा नहीं है ये क्वेश्चन में, थोड़ा सा एक टेढ़ी चाल अपने को चलना पड़ेगा, यानी कि टैक्स प्लानिंग के एंगल से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए मैं अभी कुछ लिख नहीं रहा, अपन समझेंगे पहले फिर लिखेंगे। However, he transfers 25,000 bonds of 9 यानी ये पहले वाले, ये 32 में से 25,000 बॉन्ड्स उसने बेच डाले ऑन 1/7/21 यानी लॉक इन पीरियड के अंदर, 5 साल के अंदर, एट 114 पर बॉन्ड। कंप्यूट द कैपिटल गेन। अब यहां समझ में आ रहा है कि आपको क्या करने का है? अच्छा, जिनको नहीं आ रहा तो लेट मी टेल देम। देखो अपन ने 32,000 बॉन्ड्स ये भी लिए हैं और 30,000 बॉन्ड्स रेकी के भी लिए हैं, और अपने को टोटल में मिलने वाले हैं 50,000 ईच। मैं बॉन्ड्स में बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों 100 रुपए के हैं इसलिए। तो इन्वेस्टमेंट 50 लाख, इन्वेस्टमेंट 50 लाख यानी 50,000 बॉन्ड्स ही काउंट होने वाले हैं। हालांकि ये वाले पहले के हैं, ये पहले है ये बाद में, लेकिन लॉ में ऐसा थोड़ी लिखा है कि जो पहले खरीदे उस पर ही एग्जेम्पशन लो, ऐसा नहीं लिखा है ना। तो अपन क्या करेंगे इस पर्टिकुलर केस में कि हम एग्जेम्पशन पहले ये 30,000 का लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से आपने बेच दिए है ना लॉक इन पीरियड के अंदर, तो वो घपला है, उसमें एग्जेम्पशन विड्रॉ होने वाला है, इसलिए वहां पहले मत लो, पहले वो 30,000 ले लो, क्योंकि वो 30,000 अपन रिटेन करके रखने वाले हैं, और फिर जो बचा 20,000 है वो मैं यहां से लूंगा। तो इस तरह से मैं 50,000 बॉन्ड्स का एग्जेम्पशन क्लेम करूंगा। पहले रेकी के कर लेंगे 30,000, और फिर बची वो जो 20,000 है, क्योंकि 50 का लेना है, तो वो अपन न्हाई के दिखाएंगे। तो न्हाई का क्या होगा कि जो 12,000 बॉन्ड्स है वो एडिशनल हो जाएंगे। एडिशनल हो गए यानी कि कौन से? जिस पे एग्जेम्पशन अपने को नहीं मिला है। So 12,000 bonds are additional year on which exemption has not been claimed. ठीक है, तो क्या फायदा होगा इससे कि ये 25,000 जब हम बेच रहे हैं उसमें से अपन ये दिखा सकते हैं ना कि भैया देखो ये 12,000 तो वो है जिसमें हमने एग्जेम्पशन लिया ही नहीं है,
तो एग्जामेशन में लिया ही नहीं, तो उसमें एग्जामेशन विड्रॉ होगा क्या? नहीं, तो वहां अपन बच जाएंगे। अगर ये 32,000 में पहले ले लूं, तो अगर मैं 32,000 शो कर दूं कि मैंने एग्जामेशन लिया और फिर उसमें से 25 बेच दूं, तो पूरे 25,000 का एग्जामेशन विड्रॉ हो जाएगा ना। और ये बेचारे बॉन्ड एडिशनल है, वो पड़े रहेंगे जिसमें एग्जामेशन लूंगा भी नहीं और गड्ढे में जाऊंगा। तो इसलिए अपन उल्टा कैलकुलेशन करेंगे। तो ये एग्जाम में से क्वेश्चन में आपको दिमाग लगा के करना पड़ता है। देयर इज नो सेट गाइडलाइन, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सो फर्स्ट विल टेक दिस 30, देन दिस 20, फिर अपन ये जो 25,000 बेच रहे हैं तो इसमें क्या होगा, 12,000 ये एडिशनल है वो शो कर देंगे कि वो तो भैया हमने एग्जामेशन लिया ही नहीं है। और उसको माइनस करके जो 13,000 है, वो 13,000 ये बेचारे 20 में से आएंगे। तो वो 13,000 बॉन्ड्स पे एग्जामेशन विड्रॉ किया जाएगा, यानी कि 13 लाख रुपए, 13 लाख एग्जामेशन विड्रॉ हो जाएगा। आ रहा है समझ में? सिंपल कोरिलेशन है। वेरी गुड। तो चलो उसको लिखते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले लिख लेते हैं। कितना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तुम्हारा? 87 लैक्स। उसमें से एग्जामेशन जो लिया ना, तो यहां पर मैं देखो शो करता हूं 20,000 bonds of NAI plus 30,000 bonds of REC, ऐसा अपन दिखाएंगे। तो 50 लैक्स रिस्ट्रिक्शन है, तो उतना अपने को मिलेगा। अरे लिखा ही चाहिए। अरे मर गए रे, लिखा है तो अच्छी बात है। इसको अपन यहाँ से काट दो। देखो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स ऑफ नाई, तो नाई में अपन कितना दिखाएंगे? अभी मैंने लिखा ना 20,000 बॉन्ड्स दिखाएंगे। और रेकी में अपन 30,000 बॉन्ड्स दिखाएंगे। और इसको अपन यहाँ से लिखेंगे 20 लैक्स, 30 लैक्स, exemption restricted to 50 lakhs, 30 plus 20, 50. So long term capital gain taxable would be 37 lakhs. 87 टोटल गेन है, 87 में से 50 एग्जेम्प्ट हो गया, तो 37 हो गया टैक्सेबल। ओके, फिर देखो प्रीवियस 21 22 में तुमने कितने बॉन्ड्स बेच दिए नाई के? 25,000 बॉन्ड्स सोल्ड। उसमें से लेस कर देंगे बॉन्ड्स ऑन विच डिडक्शन वाज नॉट क्लेम्ड, जो एक्स्ट्रा वाले थे। कितने थे? 12,000। 32,000 जो इन्वेस्टमेंट था, लेस 20,000 विच वर यूज्ड फॉर द एग्जेम्पशन। 20,000 को एग्जेम्पशन में यूज किया अपन ने, और टोटल 32 परचेज किए थे, तो 12 एक्स्ट्रा हो गए, वो 12,000 माइनस कर देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जो बॉन्ड्स हम बेच रहे हैं उसमें पहले अपन ये दिखाएंगे कि वो वाले बॉन्ड्स हमने बेच दिए जिस पे एग्जेम्पशन हमने क्लेम नहीं किया था, तो उसमें विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन होने का सवाल पैदा नहीं होता ना। और फिर आएंगे 13,000 बॉन्ड्स वो वाले जिस पे एग्जेम्पशन मिला हुआ है, बॉन्ड्स ऑन विच एग्जेम्पशन वाज अलाउड। तो इसमें जो एग्जेम्पशन मिला था वो अब टैक्सेबल हो जाएगा एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी 13,000 इंटू 100 रुपीज 13 लैक्स। तो 13 लाख एग्जामेशन विड्रॉ होकर टैक्सेबल में आ जाएगा। ओके, आ रहा है समझ में? वेरी गुड। और जो बॉन्ड्स है 25,000 जो बेचे, उस पर अपन सेपरेटली कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें देखो क्या है, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है। बॉन्ड्स खरीदे कब थे? 10/2/19 को, और बेच दिए एक साथ 21 को। 10/2/19 तो एक साथ 21, एक साथ 21 ही है ना, साला मैं भूल जाता हूँ। या 1721 एट 114। अच्छा, अब ये बॉन्ड्स क्या है कि लिस्टेड रहते हैं, डीम टू बी लिस्टेड, डीम टू बी लिस्टेड मान के चलेंगे। तो अगर डीम टू बी लिस्टेड मान के, इसमें असम्पशन लिखने का हमेशा,
आप असम्पशन उल्टा भी लिख सकते हैं कि नॉट डीम टू बी लिस्टेड, तो फिर 36 मंथ्स देखना पड़ेगा। और अगर असम्पशन लिखते हैं डीम टू बी लिस्टेड तो अपने को 12 मंथ्स देखना पड़ेगा। सो मोर देन 12 मंथ्स, देयरफॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सेल कंसिडरेशन 25,000 बॉन्ड्स बेच दिए इंटू 114। अच्छा, यहाँ 13,000 पे कैलकुलेशन मत करना है, यहाँ पूरे 25,000 बॉन्ड्स बेचे उस पर पूरे पे कैलकुलेशन आएगा नॉर्मली, जैसे अपन कोई भी नॉर्मल एसेट का कैपिटल गेन निकालते हैं। तो 25,000 इंटू 114 is 28,50,000 less cost of acquisition 25,000 into 100 is 25 lakhs, और बॉन्ड्स पे इंडेक्सेशन मिलता नहीं तो आ जाएगा 3,50,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दो ही बॉन्ड्स है जिस पे इंडेक्सेशन मिलता है, एक वो कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स है जो गवर्नमेंट के होते हैं, और एक वो गोल्ड बॉन्ड्स, उसको छोड़ के इंडेक्सेशन नहीं मिलता। डन, वेरी गुड। फिर और एक क्वेश्चन इसमें दिया है, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग ऐसा है कि इसमें आपको एक नई चीज समझ में आएंगी कि अपन एक ही एसेट बेच करके दो सेक्शंस में भी एग्जेम्पशन ले सकते हैं। जैसे घर बेचा, घर बेच के लॉन्ग टर्म गिना है, उसका थोड़ा अमाउंट हमने दूसरे घर में इन्वेस्ट कर दिया तो 54 में एग्जेम्पशन ले लेंगे, और थोड़ा अमाउंट हमने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया तो 54 इसी में भी एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो अपन एक ही घर जो बेचा है उसका लॉन्ग टर्म गिना है, उसको पार्ट एक सेक्शन में और पार्ट दूसरे सेक्शन में ले सकते हैं अगर अलाउड है तो। इफ यू आर एलिजिबल, यस यू कैन। देखो बहुत सिंपल है। डॉक्टर स्वाइन फ्लू sold a residential building at Pune for 15 lakhs on बस 15 लाख on 1718। प्रॉफिट भी आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा चलो देखते हैं, नहीं आएगा तो बढ़ा देंगे on 1718। The building was acquired for 1,50,000 on 167। He paid brokerage of 2% at the time of sale of the building, तो ये माइनस करेंगे। He invested 7 lakh in purchase of residential building in October 18, तो इधर देखो जुलाई में बेचा और दूसरा रेसिडेंशियल बिल्डिंग अक्टूबर 18 में खरीदा, यानी सेम ईयर में, तो 54 में एग्जेम्पशन दे देंगे इसको, सेक्शन 54। घर बेच के घर खरीदो। एंड डिपॉजिटेड 2 lakhs इन नाई इन डिसम्बर 18, तो इसका अपन 54 इसी में उसको एग्जेम्पशन दे देंगे 2 लाख का। दिसंबर 18, अच्छा दिसंबर 18 चेक करो, जुलाई 18 से दिसंबर 18 6 महीने के अंदर आता, यस इट इज विद इन 6 मंथ्स। सिंपल 5 मार्क का क्वेश्चन आएंगे ऐसे एग्जाम में। सोचो इससे कोई सस्ता हो सकता है क्या? सस्ता ही मीन से अच्छा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। तो चलो पहले कैपिटल गेन कैलकुलेट करते घर का। तो 1,718 को बेचा है और 1,67 को खरीदा था, तो 167 to 1,718 more than 24 months, therefore long term capital asset। सेल कंसिडरेशन कितना है? 15 लाख। मैं अंदर में लिखता हूं 15 लाख माइनस ब्रोकरेज 2% दिया ना उसने, तो ब्रोकरेज 30,000 हो जाएगा मेरे ख्याल से 15 लाख का। देखो 15 लाख इंटू 2%, यस 30,000 माइनस हो गया, तो इधर आएगा 14,70,000। नेट सेल कंसिडरेशन 14,70,000। ग्रेट। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो 1.5 लाख का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है इंटू 280 डिवाइडेड बाई जून 7 यानी कि 7/8 ना, जून 7 का परचेज है 7/8 का इंडेक्स है 129, सो डिवाइड बाय 129, 1,50,000 divide by 129 multiplied by 280 gives me 3,25,581।
लेस कर देते हैं 14,70,000 में से, तो कैपिटल गेन आ जाएगा 11,44,419। 11,44,419 इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसमें से पहले एग्जाम्पशन अंडर 54 ले लो। 54 यानी इन्वेस्टमेंट इन हाउस, कितना घर में इन्वेस्ट किया उसने, 7 लाख, तो 7 लाख का एग्जाम्पशन 54 में ले लेंगे और 54 एसी में 2 लाख का ले लेंगे, टोटल 9 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल बचेगा 2,44,419। सो सिंपल। फिर इसमें कुछ केस लॉज भी है, एक बहुत ही सिंपल है, और ऐसे बहुत सारे केसेस है इसमें 54 इसी में, क्योंकि इसमें देखो 6 महीने का टाइम रहता है कि 6 महीने में अपने को परचेज करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो 3-4 कंपनीज जो अलाउ की है इस सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट ने, उनके अगर बॉन्ड्स है ही नहीं, तो ये एक बात मेरी याद रखो, ये मार्केट से खरीद के एग्जामेशन नहीं ले सकते आप इसमें। यू हैव टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, यानी कि आपको प्राइमरी मार्केट यानी ये जो कंपनीज बॉन्ड इशू करेंगी तो आपको वहां से लेना है, डायरेक्ट कंपनी से लेना है। मार्केट में लिस्टेड है, वहां से खरीद के एग्जामेशन नहीं मिलेगा। तो अगर मैंने एक एसेट बेचा और मेरे एसेट बेचने के अगले 6 महीने में ये चारों कंपनीज जो है उन्होंने कोई बॉन्ड इशू ही नहीं किया, तो मैं लूंगा कहां से? प्रॉब्लम ये आता है ना, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट बट आई डोंट हैव द बॉन्ड्स, देयर आर नो इश्यूज, देयर आर नो करंट इशू, हाउ विल आई परचेज? फिर उन्होंने, यानी मैंने जब मेरा एसेट बेचा था उसके 8 महीने के बाद एक आध कंपनी ने लॉन्च किए कुछ बॉन्ड्स, फ्रेश इशू निकाला, फिर मैंने उसमें इन्वेस्ट किया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो 8.5 महीने के बाद हो गया, तो मेरे को एग्जामेशन मिलेगा क्या? तो कोर्ट कहता है यस, यू आर एंटाइटल फॉर एग्जामेशन। तो वो ये केस है कि अगर कोई बॉन्ड का इशू ही नहीं है 6 महीने तक और उसके बाद पहला इशू आता है और आप अगर उसमें इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको एग्जामेशन मिलेगा, यू आर अलाउड टू टेक दी एग्जामेशन। तो एक बार पढ़ लेना उसको, कोई खास समझ में तो आई गया। ग्रेट।